मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी आप हैं, तो इस बार कलियर विधानसभा में बेसिकली क्योंकि चुनौती भरा रहा है आप लोगों के लिए, तो कलियर विधानसभा में किस तरीके से कैंडिडेट को आप लोग फाइनल कर रहे हैं और किस तरीके से भाई भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं कलियर विधानसभा में बेसिकली, और क्या रिसर्च आपके पास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब विधायक बनना चाहते हैं, सब सांसद बनना चाहते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत भी जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिलता है। किसी किसी को ये ज़रूर चुनाव लड़ने का मनोकामना रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है, मगर सभी लोग, जितने भी लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, सब लोग थोड़ी टिकट मांगते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, पन्ना प्रमुख तक जा रहे हो, हर एक कोने तक पहुँच रहे हो, लेकिन पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही है, तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है आपको? आपने तो काम किए हैं, तो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, या आपको भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी अभी लग रहा है कि भाई आपके अगेंस्ट भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के? लग रहा है ऐसा आप लोग? और जो हम जिस भाव के अंदर हम भारत माता की सेवा करते हुए पार्टी आगे बढ़ी है, जो समस्याएं आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद रही है, उन सबको ठीक करने का काम हमने किया है। ठीक है, विचार को आप पहुंचाइए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, टिकट को लेकर कई बार बातचीत होती है कि टिकट एट द एंड मोमेंट पे ही फाइनल होते हैं, उससे पहले फाइनल नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को शायद नुकसान भी होता है। तो अभी किस तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हैं भाई, टिकट किस तरीके से देंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान ना हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान अजय टम्टा जी, जो कि वर्तमान में अल्मोड़ा से सांसद हैं और पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, और लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर आज आए हैं कलिया विधानसभा में। और मुनीष सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कलिया विधानसभा से बड़ा चेहरा है और दावेदारी भी इस समय कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह के कार्यकारिणी में आप शामिल हुए हैं आज बैठक में? भारतीय जनता पार्टी की आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राज्यों के अंदर वर्चुअली हुई है और कुछ निश्चित संख्या के लोगों को ही वहाँ बुलाया गया था। दिल्ली में लोग थे, मगर और राज्यों में हर राज्य अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं या डेलीगेट्स हैं, वो अपने एक स्थान में बैठने का निर्देश पार्टी से हुआ था। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रस्ताव आए और उन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, और 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं आने वाले समय के अंदर, उन राज्यों के चुनाव की समीक्षा भी हुई है, संगठन की भी समीक्षा हुई है। बाकी का बहुत सारा दिशा निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है, और आने वाले समय के अंदर बूथ तक की स्थिति को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और पन्ना प्रमुख तक हम कैसे जाएं, बूथ के लोगों का सत्यापन हो जाए, और साथ के साथ जो हमारी अपनी 57 सीटों के अलावा जो हमने 60 का टारगेट रखा है, उन सीटों पर भी वर्क काम करें, और काम करने के बाद हमारे पूर्णकारी कार्यकर्ता उस पर लगे हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को वर्चुअली संबोधित किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी संबोधित किया, और जो दिशा निर्देश पार्टी के उच्च नेतृत्व के द्वारा प्राप्त हुए, उन दिशा में हम लोग आगामी कार्यक्रम की योजना बन रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, पन्ना प्रमुख तक जा रहे हो, हर एक कोने तक पहुँच रहे हो, लेकिन पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही है, तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है आपको? आपने तो काम किए हैं, तो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, या आपको भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी अभी लग रहा है कि भाई आपके अगेंस्ट भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के? लग रहा है ऐसा आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे स्तर से लगातार जनसंघ से काम करते करते बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और एक निश्चित विचार को, विजन को लेकर के हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में लगातार वर्षों से कार्यकर्ता का निर्माण करने के बाद ही पार्टी खड़ी हुई है। सरकार के अपने अलग पहलू होते हैं और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम अपने अलग होते हैं, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के होती है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने अपना काम किया है, जनता ने आपको मौका दिया है, तो शायद इतनी मेहनत करने की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी उस तरीके से आप लगे हो कि आपको भी कहीं ना कहीं भय है कि भाई जनता कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पूरे देश के अंदर भी कहीं जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं भी होती है, वहाँ पर भी हम कार्यकर्ताओं के आधार से, विचार के आदान प्रदान से जन जन तक पहुँचने का काम करते हैं। संगठनात्मक का काम अलग होता है, सरकार को चलाने का काम अलग होता है,
वो उसमें पॉजिटिव मार्किंग करता है। अगर हमारा सरकार का जो 5 साल का काम है वो उसमें हमको पॉजिटिव भी करेगा, केंद्र की सरकार के काम भी हमारे पॉजिटिव करेंगे। मगर कार्यकर्ता का नीचे तक खड़ा रहना, कार्यकर्ता जन जन तक जाए, आम जनमानस को अपने विचार बताए, और जो हम जिस भाव के अंदर हम भारत माता की सेवा करते हुए पार्टी आगे बढ़ी है, जो समस्याएं आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद रही है, उन सबको ठीक करने का काम हमने किया है। तो एक तो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा है, जो वो विचारधारा तो हमको जन जन तक पहुंचानी पड़ेगी। जब तक विचार से मजबूत नहीं होगा आदमी, तो पार्टी कब तक खड़ी रहेगी। ठीक है, विचार को आप पहुंचाइए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, टिकट को लेकर कई बार बातचीत होती है कि टिकट एट द एंड मोमेंट पे ही फाइनल होते हैं, उससे पहले फाइनल नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को शायद नुकसान भी होता है। तो अभी किस तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हैं भाई, टिकट किस तरीके से देंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान ना हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब विधायक बनना चाहते हैं, सब सांसद बनना चाहते हैं, और त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत भी जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिलता है। किसी किसी को ये ज़रूर चुनाव लड़ने का मनोकामना रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है, मगर सभी लोग, जितने भी लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, सब लोग थोड़ी टिकट मांगते हैं। टिकट वही लोग मांगते हैं जिनको लगता है कि मैं नेतृत्व करूंगा और आने वाले समय के अंदर अपने इस क्षेत्र को इस दिशा को ले जाऊंगा, सबके साथ मिलकर ले जाऊंगा। कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले भी देखा है कि क्वेश्चन मार्क बना रहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एट द एंड मोमेंट पे ही फाइनल होते हैं, और जिन लोगों को लगता है उन लोगों के शायद टिकट कट जाते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति को आप कैसे क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं 2022 में? देखिए, हमारे वहाँ पर सारा जितना भी पार्टी को टिकट को देने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हैं, अलग अलग प्रकार के स्तर हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग सर्वे हम कराते हैं, बहुत सारी विधानसभाओं का, सभी विधानसभाओं का सर्वे एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार भी सर्वे होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से भी हमारा उसमें स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी भी डिसीजन लेती है, और विभिन्न प्रकार के, क्योंकि व्यक्ति के अंदर भी जो गुण है उसके आधार पर भी पार्टी तय करती है। जनता के बीच में व्यक्ति का कितना आधार है, वजूद है, कितना सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, और तीसरा ये है कि भाई वो पार्टी में के विचार को जन जन तक पहुंचाता है। अब हमको व्यक्ति ऐसा भी खड़ा करना है कि जो पार्टी को गांव गांव तक, घर घर तक विचार को पहुंचाए, क्योंकि वो उसके पास एक सरकारी दायित्व हो जाता है, जनप्रतिनिधि का दायित्व हो जाता है, वो जाके काम करे और पार्टी का ग्राफ बढ़े। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी आप हैं, तो इस बार कलियर विधानसभा में बेसिकली, क्योंकि चुनौती भरा रहा है आप लोगों के लिए, तो कलियर विधानसभा में किस तरीके से कैंडिडेट को आप लोग फाइनल कर रहे हैं और किस तरीके से भाई भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं कलियर विधानसभा में बेसिकली, और क्या रिसर्च आपके पास है? देखिए, हमारी अभी 70 की 70 विधानसभाओं में सभी जगह हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाना करते हैं, आना करते हैं, और ये तो है नहीं कि चुनाव के समय में करते हैं, चुनाव के पहले भी करते हैं, वर्षों वर्षों से करते हैं, और इसलिए हर विधानसभा में हमारे पास 4-5 दावेदार से ज़्यादा भी दावेदार रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट आती है, और जैसे कि हमारे और संगठनात्मक तरीके से हमारे पास जो जो रिपोर्ट्स आती हैं, और उसके बाद जो हमारा मंडल की कार्यकर्ता है, मंडल की टीम है, फिर हमारे जो चुनाव प्रबंध समिति के माध्यम से जो नीचे की टीम बनी हुई, जिले की और विधानसभा की टीम, उन सब की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट डिसाइड होते हैं। उसका समय अभी नहीं है, और हम भी कहते हैं कि सभी लोगों से कि भाई सब लोग मेहनत करो। अब आगे जब पार्लियामेंट्री कमेटी के टाइम में जो भी पैनल आएगा, पैनल में एक नाम तो आता नहीं है, पैनल में 4 नाम 5 नाम आते हैं, तो जो पैनल बनेगा स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वही पैनल हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में चला जाता है। उसके बाद ही केंद्रीय समिति उसको तय करती है कि किसको अपना चुनाव चिन्ह दिया जाए। आखिरी सवाल, रोजगार को लेकर बड़ी बातचीत हुई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बातचीत हो रही है, तो ये जो सारे मुद्दे हैं उसको कैसे आप कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे 2022 में, और जनता को किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केंद्र में आप देख रहे हैं क्योंकि सांसद हैं, और उत्तराखंड को भी देखना ज़रूरी है, तो इसको कैसे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी लगातार राज्य के अंदर काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मगर जब हम राज्य हमारा नहीं था तब की स्थिति और आज की स्थिति में हमारे पास धरती आसमान का अंतर है। आज़ादी के बाद भी ये पर्वतीय क्षेत्र से बना हुआ और मैदानी क्षेत्र से बना हुआ ये राज्य है, दोनों की सहभागिता इस राज्य को बनाने में रही है। और मैं जो समझता हूँ कि आज कभी कोई नहीं जानता था कि पहाड़ों में भी ट्रेन चलेगी। हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की ट्रेन का काम पूरा लगभग 1-2 साल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिस गति से चल रहा है।
वैसे ही हमारे टनकपुर बागेश्वर का सर्वेक्षण के लिए भी पैसा दे दिया है। ऐसे ही हमारी ऑल वेदर रोड भी हमने बहुत काम किया, हमने व्यक्ति व्यक्ति तक काम किया। लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहीं अभी बातचीत चल रही, तो वो क्या किस तरीके से करेंगे? उसके लिए एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और वो कमेटी जो भी निर्णय लेगी, और देवस्थानम बोर्ड में आप देखो परसों केदारनाथ जी में जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापित के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया है, और सभी तीर्थ पुरोहितों का भी बहुत धन्यवाद दिया है कि उनकी भी मनोकामना के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा केदारनाथ जी को दोबारा से बनाने का काम किया है। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। नहीं, ये सब समस्याएं क्या है, ये कोई सुलझी समस्याएं नहीं हैं। सब चीज़ें सुलझ जाती हैं और इंसान के हाथों में ही सब चीज़ें होती हैं। कोई इतने बड़े इशू नहीं है। हमने राज्य की परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है, जो राज्य बनाया है, सबको मिल करके बनाया, और सभी संप्रदाय के लोगों को और सभी लोगों से जुड़ा हुआ ये राज्य, और सबकी समस्याओं का समाधान करना हमारी पार्टी का नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। यहाँ पर कलियर विधानसभा में पधारे हैं श्रीमान अजय टम्टा जी, और साफ तौर पर कह रहे हैं भाई 2022 में चुनौतियाँ नहीं हैं, और साफ तौर पर 60 पार का जो नारा है उसको भारतीय जनता पार्टी शायद पार करेगी। लेकिन देखना होगा 2022 में किस तरह की नीतियाँ बनती हैं और जनता किस तरीके से आकलन करती है, ये शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।